अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से मालूमात दे चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं आंखों की बीमारियों पे। और आजकल हमारे कराची में खासकर ये आशूब चश्म की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इस आज प्रोग्राम में हम आपको आशूब चश्म पे, कैटरेक्ट पे यानी मोतिया पे, और ख़ासकर मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात बच्चों पे, बड़ों पे यकसा जो भी हो रहे हैं, हम आज उस बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया फ़हीम, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं यानी आई स्पेशलिस्ट। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं जनाब? आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात किया कि जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अता किया, इसके तमाम अज़ा का सेहतमंद होना और सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। सही जब भी हमारी सेहत जो है वो सही रह सकती है। और आंखें हमारे जिस्म का ऐसा नाजुक आज़ा है, यानी ऐसा ऑर्गन है कि अल्लाह ना करे अगर इसमें कोई तकलीफ़ हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है। और ख़ासकर अगर अल्लाह ना करे कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल भी चला जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं जब तक उस चीज़ को हम आँख से साफ़ नहीं कर लेते। और आजकल जो आशूब चश्म की बीमारी फैली हुई है, इस बारे में आज हम आपको डिटेल से मालूमात फराहम करेंगे और इस बारे में जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, आज हम जिस बीमारी पे बात करें, आशूब चश्म, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, कंजक्टिवाइटिस। आप ये मुझे बताएं कि ये आशूब चश्म क्या होता है और किस वजह से ये बीमारी होती है? आशूब चश्म असल में हमारे आंखों के सामने एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। ये उसका इन्फेक्शन होता है। कंजक्टिवाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन चूंकि आज हम स्पेसिफिकली बैठे हैं आजकल जो कंजक्टिवाइटिस है उसके हवाले से, तो ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं डस्ट को और बैक्टीरिया को, तो इसलिए हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाता है। यानी पहले तो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन उसके ऊपर बैक्टीरिया भी अपना काम कर जाता है और फिर वो इन्फेक्शन बहुत शदीद हो जाता है। और इसके साथ जैसे अब मुझे आपने कहा क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, इसकी आपने जो बैक्टीरिया की वजूहात बताई, इसके साथ कोई वायरल या फिर जैसे हमारे घरों में पेट्स होते हैं, एलर्जी हो जाती है अगर किसी को, या जैसे कैट्स होती हैं, तो क्या इनसे भी ये जर्म्स लगने का खतरा होता है? नहीं, इनसे बेसिकली जर्म्स नहीं लगते। ये वाला जो आप कह रही हैं पेट्स का, ये एक बिल्कुल ही अलग एंटिटी है कंजक्टिवाइटिस की, जिसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसकी रीजंस बिल्कुल अलग हैं। अच्छा। लेकिन ये जो एडिनो वायरस है, ये आजकल कराची के मौसम की वजह से, क्योंकि कराची में इस साल बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, डस्टी वेदर बहुत ज़्यादा है, वायरस बहुत ज़्यादा प्रोपगेट कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो देखें हमारा, तो इस वक्त हमारे पास खबरों में गैस्ट्रो टाइफॉइड इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा होती थी, जो कि इस दफ़ा नहीं है, इस दफ़ा कंजक्टिवाइटिस है। तो उसका एक रीज़न बारिश का ना होना भी है। अच्छा। क्योंकि वायरस बहुत तेज़ी से प्रोपगेट किया है और फिलहाल कराची में एक एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई कंजक्टिवाइटिस। और ये अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वो सिर्फ कराची में नहीं है, बल्कि इंडिया में भी कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा हो गया और वियतनाम में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जब ये बीमारी वबाई शक्ल में फैलती है तो इसकी जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगती है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है कि आँख में वो जब जर्म्स, ये बैक्टीरिया लग गया तो कितने दिन बाद अलामत आना शुरू होती है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 10 डेज। अच्छा। ये वेरिएबल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक्सपोजर आज हुआ है तो आपको कल ही हो जाएगा, बहुत वेरिएबल है। 1 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। और इसी तरह इसका जो सिम्टम का ड्यूरेशन है वो भी वेरिएबल है। कुछ लोगों को आप देखेंगे 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत लंबा चलता है। इवन कभी कभार जो सिंपल कंजक्टिवाइटिस है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है कि वो आपके आँख की दूसरी जो सामने वाली लेयर है, कॉर्निया, उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा। तो फिर वो केरेटाइटिस कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ओवर पीरियड ऑफ वीक्स चला जाता है। अच्छा। तो हमारा बेसिक एम इसके ट्रीटमेंट में यही होता है कि हम इन्फेक्शन को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लें, ताकि वो जो आंखों की बाकी लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व ना करें। ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि आंखों की बीमारियां जो ये कंजक्टिवाइटिस पे आज हम बात कर रहे हैं, आशूब चश्म, बेसिकली ये क्या है कि ये एक उन्होंने बताया कि बैक्टीरियल या वायरल जो भी मुख्तलिफ अमराज ये हमारी आंख में लग जाते हैं, तो इससे होता क्या है कि आंखें मुतासिर हो जाती हैं और ये वबाई शक्ल में फैल रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब किसी इलाके में कोई भी बीमारी की वबा फैलती है तो उसमें सेहत में इलाके के लोग वहाँ जाने से परहेज़ करें ताकि वो वबा ना फैलें, और उस मुतासरा इलाके के लोग दूसरे इलाके में ना आए ताकि वो वबाई अमराज जो फैले हुए उनको कंट्रोल में रखा जा सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कई सौ साल पहले हमें ये बात बता दी, क्योंकि आजकल बहुत सारे
इसलिए लोगों में एक ये मिथ भी होता है कि अगर कोई पेशेंट बैठा भी है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता। बेशक कुछ नहीं होता, हर कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो हमें उस पर अमल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि जब इनक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, अच्छा अमूमन लोगों को कहते थे कि अभी तो सही थी और अभी ये आंख रेड हो गई, ठीक है, वो क्योंकि ऑलरेडी लग चुका होता है, तो अलामत आती क्या है, क्या शुरुआत होती है आंख? मोस्टली जो पेशेंट्स में हमें अलामात मिलती हैं वो रेड आई है या पिंक आई है, जिसमें आंख आपकी सुर्ख हो जाती है। उसके अलावा मल्टीपल इसमें सिम्टम्स हैं, जैसे आंखों में खारिश, आंखों से पानी आना। अगर कुछ लोगों में सिर्फ सादा पानी आ रहा होता है, कुछ लोगों में आंख चिपक रही होती है, कुछ लोगों में बाकायदा पस आ रही होती है। तो जो इसके बेसिक सिम्टम्स हैं वो यही है कि इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, लगता है आंखों में खटक हो रही है। बहुत कॉमन कंप्लेन है, पेशेंट से कहते हैं कि जी आंखों में खटक हो रही है, कुछ चुभ रहा है, जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आंखों से पानी आ रहा है, आंखें चिपक रही हैं, सो के उठें तो आंखें चिपकी हुई होती हैं। कभी कभार ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके जो पपोटे हैं, जिनको हम आईलिड्स कहते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेता है और उसमें भी सूजन आ जाती है। अच्छा, तो इसलिए वेरिएबल है इसके सिम्टम्स। ठीक है, ठीक है। डायग्राम, जब आप लोग ये अलामत महसूस करें कि देखें डॉक्टर साहबा ने क्या बताया कि कम से कम जब जरासीम लग जाता है आंखों में तो 10 से 12 दिन बाद आपको अलामत आना शुरू होती हैं, क्योंकि अमूमन लोग ये कहते हैं कि अभी तो कल तक बिल्कुल ठीक थे और आज आंख में कहीं कुछ तकलीफ हो गई, क्योंकि बाज़ लोगों में डॉक्टर साहबा ये मिथ भी होता है कि मैंने अफेक्टेड पेशेंट को देख लिया है तो मेरी आंख में डेफिनेटली असर होगा। इस हवाले से बताइए क्या ऐसा होता है? नहीं जी, बिल्कुल एक मिथ है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर जितनी आंखें देखता है तो कोई नहीं देखता होगा। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, असल में ये लगता है कांटेक्ट से। अच्छा। इसका स्प्रेड बाय कांटेक्ट है। होता ये है कि अमूमन बच्चों में ज्यादा होता है। अब बच्चे तो केयर नहीं करते ना, उनकी आंखों में इन्फेक्शन है, उन्होंने हाथ रगड़े, अपनी आंखें मसली, या फिर वो हाथ कहीं भी रख दिया, कहीं भी रख दूसरे आदमी ने वहाँ वो हाथ रखा, वो जरासीम उसके हाथों पे ट्रांसफर हुआ, फिर उसकी आंखों में चला गया। तो ये बेसिकली कांटेक्ट से आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे की आंखों में देखने से ये इन्फेक्शन फैलता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट से फैलता है। जितना ज़्यादा आप कोई भी मरीज, इसके लिए एहतियाती तदबीर में हम सबसे ज़्यादा यही बताते हैं कि आप अपने तकिए और तौलिया अलग कर लीजिए। जिस भी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है वो अपना तकिया और तौलिया अलग कर ले। इसके अलावा आंखों को हाथ बिल्कुल ना लगाए और अपने हाथ बार बार धोता रहे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होगी उतना रिस्क इसके स्प्रेड का कम हो जाएगा। अच्छा, अगर पेशेंट को आई में इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो क्या टिश्यू के जरिए हल्के से सला सकते हैं? अच्छा, उसका भी तरीका है। अच्छा, हम पेशेंट्स को बार बार यही बताते हैं कि आंखों को कपड़ा, तौलिया, रुमाल ना लगाइए, इसलिए कि होता यह है कि लोग वही कपड़ा या वही रुमाल इस आंख में भी लगा रहे हैं, उस आंख में भी लगा रहे हैं। वो रुमाल आपने कहीं और रख दिया, फिर आपने वहां से उठाया, फिर रख लिया, तो आप स्प्रेड कर रहे हैं इन्फेक्शन को। टिश्यू इस्तेमाल करिए, लेकिन टिश्यू इस्तेमाल करने का भी तरीका ये नहीं है कि आप उसको रैप करें और वही टिश्यू लगाते रहें। आप टिश्यू अपने हाथ में रखिए, उसका टुकड़ा तोड़िए, पानी आए, खारिश हो, उसको खुजाइए, वो टुकड़ा डिस्कार्ड कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ना टिश्यू अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया, बेसिकली एक कंटेजियस डिजीज है, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। लोगों को साथ रहने से, यानी जो अफेक्टेड पेशेंट है उसके साथ रहने से, खाने पीने से या उसके इस्तेमालशुदा चीज़ इस्तेमाल करने से मर्ज लगेगा। एक दूसरे की आंखों में दूर से बैठ के देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा, ये मिथ है। क्योंकि आई डॉक्टर जितने पेशेंट्स देखता है तो उसको सबसे पहले होना चाहिए, लिहाजा इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप उस पेशेंट को टच नहीं करेंगे या उसकी इस्तेमालशुदा चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इंशाल्लाह ये मर्ज नहीं लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि जब किसी को आई में प्रॉब्लम हो गई, आपने कोई मेडिकेशन की, वही मेडिकेशन वो फैमिली के दूसरे फर्द को करवा देता है, क्या ये तरीका सही है या नहीं, ये बताइए। देखिए, अच्छा, ज़्यादा बेहतर है कि कंसल्ट किया जाए डॉक्टर से। अपने डॉक्टर को पूरी फैमिली खाती है। ऐसे ही है। उससे ये होता है तो ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। नज़र हम आपको यकीनी तौर पे डॉक्टर साहिबा की बातों से ये मालूमात ज़रूर मिली होगी, और हम आपको अक्सर ये बताते हैं, देखें सेल्फ मेडिकेशन बहुत नुकसानदेह होती है। एक
मेडिसिन अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दिए तो ज़रूरी नहीं कि घर के दूसरे फर्द के लिए वो काम करे। आप बेहतर है अगर कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मे बी डॉक्टर वही आपको दवा दे या दूसरी दवा दे, तो इस चीज़ की एहतियात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब किसी को ये आशुब चशम स्टार्ट हो गया तो कितने दिन अमूमन लग जाते हैं कि पेशेंट्स को बिल्कुल आग सही होने में, या डिफरेंट टाइम्स में लोगों की सही होती हैं? मुख्तलिफ है आजकल तो बहुत बहुत वेरिएबल है। अमूमन 3 से 7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होता है। एहतियात आपने करनी होती है क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से और 10 से 12 दिन है। तो इसलिए आपने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होती है। दवा आपको कभी ज़्यादा टाइम के लिए डालनी पड़ती है डिपेंडिंग कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। तो इसलिए ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है पेशेंट्स में। हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं, और अगर आप नहीं भी कोई चीज़ डालते तो भी ठीक हो जाता है, मगर वो बहुत लंबा टाइम लेता है और इस दौरान आप ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो आशुब चशम की बीमारी का बहुत कोई सीरियस डिजीज़ है, या बस ये कि नहीं, अगर हो सिंपल कंजक्टिवाइटिस बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये बहुत जल्दी लिमिट हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनमें ये सिवियर इस तरह से हो जाता है, कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेगा, कभी कभार ये पीछे के टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेगा, तो फिर वो सिवियर हो जाता है। यूजुअली सिवियर नहीं होता, लेकिन चूंकि ये इरिटेट इतना कर रहा होता है कि पेशेंट उससे बहुत घबरा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे गर्मी से आंखों में पानी आ रहा है, सुबह सो के उठे आंख चिपकी हुई है, खुल नहीं रही है, तकलीफ बहुत हो रही है। कुछ लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ को पेन बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ इरिटेशन होती है। कुछ लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है, सर में दर्द इसमें अमूमन लोगों को स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। बुखार कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को कान के आगे गिल्टियाँ बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए, तो वो वेरिएबल है इसकी सिवियरिटी। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपका डॉक्टर डिसाइड कर सके कि आपका मर्ज़ किस हालत में है और उसको कौन सी दवा की कितने ड्यूरेशन के लिए ज़रूरत है। अच्छा, ये जो बीमारी आजकल जिस तरीके से बच्चों में भी स्कूलों में ज़्यादा हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या बच्चों पे ज़्यादा असर होता है या बड़ों में ज़्यादा होता है, या एक ही जैसा कुछ होता है? बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है कि बच्चे केयर नहीं कर सकते ना। बच्चों को आप बहुत ज़्यादा समझाएंगे भी तो भी बच्चे एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, स्कूल जा रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, जो उनकी टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, वो बहुत क्लोज हैं। बच्चे बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे, आंख मसलेंगे, हाथ टेबल्स पे और चेयर्स पे रखेंगे तो वो दूसरे बच्चे का हाथ लगेगा, वो लाजमन इन्फेक्शन फैल जाता है। तो स्कूल्स में बहुत तेज़ी से फैलता है, हॉस्पिटल्स में बहुत तेज़ी से फैलता है, और इस तरह की जो भी ओवर क्राउडेड जगह हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि हमें जो एहतियात करनी है, इसके साथ ग़िज़ाई परहेज़ क्या खाना है और क्या खाने से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि ये बढ़े ना? नहीं, ग़िज़ा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका जो दिल चाहे आप खाइए, आप अपनी जो रेगुलर डाइट लेते हैं वो लीजिए। कुछ लोगों को बुखार हो जाता है तो उसमें खिचड़ी दलिए पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी रेगुलर डाइट लीजिए, इसमें ग़िज़ा का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कुछ इससे ऐसा नहीं होता कि क्योंकि ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा तुर्श चीज़ें खा ली या मसाले वाली खा ली तो आई के लिए नुकसान नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वबाई मर्ज़ है तो आप क्या कहती हैं कि वैक्सीनेशन होती है इसकी लगाने नहीं, के लिए? इसीलिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है और वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ इसको अपने जो प्रिकॉशंस हैं वही प्रॉपर लें तो ठीक हो जाता है। इसमें ठीक है। नाज़रीन, आजकल जो हमारे कराची में ये आशुब चशम का मर्ज़ फैला हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने हमें प्रिवेंशंस बताई हैं, एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि हमें अगर घर के किसी फ़र्द को ये प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, तो दूसरों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद एहतियात किस तरह करनी है कि डॉक्टर साहबा ने क्या बताया कि टिशू पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आप एक टिशू ले लें, जिस वक्त आपको तकलीफ होती है उस वक्त हल्का सा वो टिशू लेके उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बाकी पूरा टिशू पेपर फेंकने की ज़रूरत नहीं, जब तक वो आप यूज़ कर सकते हैं आप उसका टुकड़ा बनाकर इस्तेमाल करके फेंक दें। और जिस तरीके से बताया कि हम किसी कपड़े या रुमाल से एहतियात करें, क्योंकि इससे मर्ज़ फैलने का खतरा हो जाता है। और इस बात का एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है कि हमारी घरों में अगर ये परिंदे वगैरह होते हैं तो इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए ताकि एलर्जी से आपकी प्रॉब्लम ना आए इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को डस्ट मट्टी से भी एलर्जी होती है, उनकी भी इन्फेक्टेड हो जाती है आइस, तो क्या कहती है, क्या वो भी आशुब चशम टाइप का होता है या वो एलर्जी या वो इन्फेक्शन अलग होता है? वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है और वो भी वेरिएबल है। कुछ लोगों को सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है जो कि हमें नॉर्मल ड्रॉप से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों का एक्सपोजर जिनका धूल मिट्टी को बहुत ज़्यादा है, लाइक मजदूर जो हैं, या हमारे यहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे उन बच्चों को ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं वीकेसी हो गया, वेनरल केराटोकंजक्टिवाइटिस हो गया, तो वो बहुत वेरिएबल है। वो एक बिल्कुल डिजीज़ की एंटिटी डिफरेंट हो जाती है उसका ताल्लुक। लेकिन ऐसे लोगों को रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उनके कंजक्टिवा इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको रिस्क ज़्यादा होता है कि वो कॉन्टैक्ट
कलेक्ट कर लेंगे दूसरे वायरसेस और बैक्टीरिया को, और उनको इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस भी हो जाएगा। सिर्फ एलर्जिक नहीं रहेगा बल्कि फिर वो इन्फेक्टिव भी हो अच्छा, तो जाएगा। ये भी हो सकता है ना कि इम्यूनिटी पे भी तो डिपेंड करता है कि जितनी स्ट्रांग इम्यूनिटी है तो बास बीमारियां असर भी नहीं बिल्कुल होती ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल ऐसी ऐसे ही है। आम बीमारियों की तरह ये भी यही है। जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे हैं आशूब चशम पे और आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को इस मर्ज से किस तरह बचाना, अगर हो जाता है तो किस तरह ट्रीट करना है, और एक मेडिकेशन जो एक बंदा यूज़ करे वो दूसरा ना करे, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम बात करें आंखों की डिजीज़ पे, और आज हमने अभी आपको कंजक्टिवाइटिस पे यानी कि आशूब चशम पे डिटेल से अवेयरनेस दी है। यकीनी तौर पे आप लोग के लिए बेहतरी होगी, और जब कोई ऐसी बात या ऐसा प्रोग्राम देखा करें तो खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करें, दूसरों को भी इसकी अवेयरनेस दिया करें, क्योंकि इल्म जितना फैलाते हैं हमारे लिए उतनी शम्माएं जलती हैं, और इल्म फैलाना सदका जारी है। ये आपके लिए और हम सब के लिए बेहतरी का बायस है। और दूसरा आज हम जो टॉपिक लेके आए वो है कैटरेक्ट यानी मोतिया। तो आज हम आंखों की बीमारी पर तो बात करें तो मोतिया पे बात करें, क्योंकि मोतिया का मर्ज भी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, और चूंकि इसकी होने की बहुत सारी वजूहत है, लेकिन खासकर डायबिटीज़ जिस तरह फैल रही है तो इसकी भी वजह बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम अब मोतिया पे बात करते हैं, मोतियाबन पे, कि ये मोतिया होता क्या है और जब शुरू होता है तो क्या अलामत आती हैं? अच्छा, मोतिया के बारे में मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि मोतिया हमारी आँख के अंदर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं लेंस। अल्लाह ताला ने हमारी आँख के अंदर नॉर्मल लेंस रखा है, और वो लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मोतिया का मतलब है कि आपका वो जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट से ओपेसिटी की तरफ आना शुरू हो गया, यानी उसमें सफ़ेदी आनी शुरू हो गई है। इसकी मुख्तलिफ क़िसाम हैं, लेकिन जो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे वो है एज रिलेटेड कैटरैक्ट या सेनाइल कैटरैक्ट, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, या जिसको हम रूटीन में देख रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को कि जी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, नज़र कम हो रही है, मोतिया आ रहा है, सफ़ेद मोतिया जिसको हम कहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जिस तरह आप ये समझें कि एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसको ये ना समझें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अब हमें हो गई है तो अब क्या होगा, अब तो मोतिया पक जाएगा, अब तो मोतिया फट जाएगा, और ये इस तरह से इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस कंसिडर करें। जिस तरह से आपके उम्र के साथ साथ दांत कमज़ोर होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसी तरह ये भी एक Age नॉर्मल factor एजिंग है। प्रोसेस है। इसमें आपका लेंस जो है वो वाइट होने लगता है, और जब ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको नज़र आने में प्रॉब्लम हो तो फिर इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करना। अच्छा डॉक्टर साहब, कि मोतिया की इकसाम मुझे बताइए, इसके इकसाम के। मोतिया की मुख्तलिफ इक़साम हैं। जैसे कंजेनेटल कैटरैक्ट होता है जो कि बच्चों में पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ अच्छा, मेडिसिन, ये पैदाइशी तौर पे मौजूद होने की क्या वजूहत है? मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अच्छा, हाँ, या और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई अच्छा। एक फैक्टर नहीं है। एज रिलेटेड कैटरैक्ट या सेनाइल कैटरैक्ट जो कि उम्र की वजह से होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ होता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट होता है कि कभी किसी वजह से आंख को चोट लगी, लेंस को नुकसान पहुंचा, उसमें कैटरैक्ट हो गया। ड्रग रिलेटेड होता है, ड्रग इंड्यूस्ड होता है। स्टीरॉइड जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सक्यूज़ मी, उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको एक कैटरैक्ट जल्दी डेवलप हो जाए। कुछ डिजीज़ हैं जिनकी वजह से पेशेंट ज़्यादा प्रोन होता है कि उनको अर्ली एज में कैटरैक्ट हो जाए, जैसे डायबिटीज़ की वजह से कैटरैक्ट जल्दी होने लगता है। ऐसा नहीं है कि जिसको शुगर है उसको कैटरैक्ट हमेशा ही जल्दी होगा, अच्छा। हमेशा ही जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। और ये कि जिसको शुगर नहीं है उसको कभी कैटरैक्ट नहीं होगा। एजिंग प्रोसेस है, सबको होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, जिस तरह हमारे बुजुर्गों को लेकिन होता मेरी है। अम्मा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन उनको तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि कुछ लोगों की नज़र कमज़ोर होती है मोतिया की वजह से, कुछ की नहीं होती। अच्छा, ठीक है, कुछ मैं ऐसे बहुत पेशेंट देखती हूँ जिनको मुझे देखने में बहुत ज़्यादा कैटरैक्ट नज़र आ रहा होता है। मैं अपने माइक्रोस्कोप पे स्लिट लैम्प पे देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोतिया नज़र आ रहा होता है, लेकिन उनकी विजन माशाल्लाह 6-9 होती है। अच्छा। और मुझे इतनी हैरत होती है 70s और 80s के पेशेंट्स जिनकी कैटरैक्ट देखने में बहुत ज़्यादा है मगर विजन इतनी अच्छी है कि मैं उसको ऑपरेशन पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि कैटरैक्ट का हर मरीज़ ऑपरेशन पे नहीं जाता, और ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमें कैटरैक्ट नज़र आ जाए हम उसको फ़ौरन से ऑपरेशन पे ले गए। ये डिपेंड करता है मरीज़ के सिम्टम्स पे। अच्छा, अगर आपने जब कैटरेक्ट देख लिया, अच्छा पहले तो मुझे क्लियर ये बताइए कि लेंस के अंदर खुद जो ना ये वो जो डिस्टर्बेंस आना शुरू होती है, या कोई अलग से पार्टिकल्स बनते इसके मोतिया के? मोतिया के पार्टिकल्स अलग से नहीं बनते। बेसिकली हमारे लेंस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उनकी डीनेचरेशन शुरू हो जाती है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वाटर लेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें वाटर है, हाइड्रोफोबिक चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, उसकी वजह से जो नॉर्मल लेंस है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि
अचानक से हो जाएगा, एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा, नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स होता है ये। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता मरीज की कंप्लेन होती है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी अब नज़र कम हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अच्छा, वो नज़र का कमज़ोर होना क्या ये कैटरेक्ट ही होता है या हमारा लेंस जो कहते हैं कि हमारी नज़र कमज़ोर होगी, चश्मा लगा लिया तो बेहतर हो जाता है, वो क्या होता है? नज़र की कमज़ोरी की बहुत सारी वजूहात है, लेकिन ओल्ड एज में यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज है नज़र के कमज़ोर होने का वो कैटरेक्ट ही है। मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि हमें धुंधला नज़र आ रहा है। मरीज़ हमारे पास इसी कंप्लेन के साथ आता है कि जी मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, जैसे मैं पहले देखता था वैसे नहीं, ब्लर हो अब रहा होता है हाँ, विजन। बिल्कुल ब्लर हो रहा होता है। अच्छा। तो हम उसको चेक करते हैं। अगर मरीज़ की विजन नॉर्मल विजन 6/6 है, अगर मरीज़ की विजन 6/9 तक है तो हम उसको ऑपरेट नहीं करते। 6/9 पे भी हमारी कोशिश ये होती है, या 6/12 पे भी हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ग्लासेस दें और चश्मे के साथ नज़र बेहतर करें। चश्मे से मोतिया का इलाज नहीं होता। अच्छा। चश्मे से नज़र बेहतर करें ताकि उस ऑपरेशन को जब तक प्रोलॉन्ग कर दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मोतिया नज़र आते कि आप उसको निकाल के फेंक दें। अच्छा। क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं कि हमें 40s में, इवन 50s में भी कैटरेक्ट मिल रहा है। पहले 60s और 70s में मिलता था, लेकिन हर मोतिया मैंने भी बड़ी ऑपरेशन यंग नहीं एज के होता। पेशेंट देखे हैं, अभी कैटरेक्ट हो गया आंखों में जी, डॉक्टर ने देखा जो मोतिया दो पेशेंट का हाल खराब है, मैं तो अभी इतना यंग हूँ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैटरैक्ट इतना डिस्टर्ब करता है कि यंग एज पे ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि मोतिया जो है वो लेंस के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। अगर तो ये कॉर्टेक्स में है वो बहुत ज़्यादा डिटेल लेंस हो जाएगा, बेचारा वैसे ना छोटा सा होता है। वो बहुत डिटेल हो जाएगा। लेंस के पिछले हिस्से की तरफ कभी कभार जो लेंस का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है पीछे की तरफ, उसमें अगर मोतिया है तो जब आप रोशनी में जाते हैं आपका प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है आई का, उसमें आँख का एक पर्दा है जिसे हम आयरस कहते हैं, उसके बीच में एक सुराख है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल अलाउ करता है रोशनी को कि वो आँख के अंदर दाखिल हो, फिर वो लेंस से गुजरे और फिर वो पीछे वाले पर्दे रेटिना पे पहुँचे। लेकिन अगर आपका जो लेंस है उसके बिल्कुल सेंटर में मोतिया मौजूद है तो जाहिर है जब मरीज़ रोशनी में जाएगा उसका प्यूपिल जो उसका सुराख बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, तो रोशनी की मकदार जो अंदर जा रही है वो कम जा रही है, और फिर सेंटर से ओपेसिटी है वो ब्लॉक कर देगी रोशनी की एंट्री को, तो मरीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम उस सूरत में उसको जल्दी भी ऑपरेट कर देते हैं। आपकी मेडिकल तो यूं गुजर गई सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कैटरेक्ट हो गया आई में, दोनों आंखों में पेशेंट, और आपको लगता है कि अगर आप पेशेंट की आई को ऑपरेट करना है, मतलब इसको लेंस से रिमूव करना है, तो क्या तरीकाकार होता है? एक साथ करते हैं या एक एक करके करती हैं? एक साथ भी कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप ना करें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले उस आँख का ऑपरेशन करें जिसमें नज़र ज़्यादा कमज़ोर है, ताकि मरीज़ का सिम्टम रिलीव होना शुरू हो। सही। और जिस आँख को ऑपरेशन की ज़रूरत पहले है इसको पहले करते हैं, और जो डिफरेंस रखना होता है या जो गैप रखना होता है 2 ऑपरेशंस के दरमियान, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 1 महीने का भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते का भी रख सकते हैं। कोशिश हमारी होती है कि मरीज़ एक आंख से पूरा रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी आंख पे लेके जाएं ताकि उसको डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेशंस के दरमियान वो आपकी मर्ज़ी है, आप 1 महीने का भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते का भी रख सकते हैं। कोशिश हमारी होती है कि मरीज़ एक आंख से पूरा रिकवर हो जाए, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी आंख पे लेके जाएं ताकि उसको डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1-2 दिन की एहतियात होती है मोतिया के ऑपरेशन में, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। सही है। अच्छा, जब आपने किसी भी पेशेंट का जो कैटरेक्ट प्रॉपर रिमूव कर दिया, तो क्या उसी आंख में दोबारा बनने के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में जो मोतिया का ऑपरेशन है उसके अंदर मोतिया निकालने का मतलब ये होता है कि जो आंख का नेचुरल लेंस है हम उसको निकाल के और उसी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। तो आर्टिफिशियल लेंस पे तो जाहिर है प्रोटीन्स है ही नहीं कि जो वो दोबारा से ओपेक होंगे या कुछ होगा, तो मोतिया दोबारा उसमें नहीं होता। अच्छा। लेकिन आँख अब जो रीसेंट ऑपरेशन या जो अब जो करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अंदर हम लेंस का पिछला हिस्सा ऑपरेशन के बाद छोड़ देते हैं, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं और पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं। उस पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर कभी कभार झिल्ली आ जाती है, जो कि यूजुअली लोगों को आती है, तो वो परेशानी की कोई बात नहीं है, वो लेज़र से बहुत आराम से उसकी सफाई हो जाती है। लेकिन उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कराया और दूसरे दिन झिल्ली आ गई, लेकिन उसकी सफाई की ज़रूरत काफ़ी मरीज़ों को पड़ती है, जिसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप 6 महीने का टाइम दें। आपकी जो सर्जरी हुई है मोतिया के ऑपरेशन की, उसके बाद 6 महीने गुजर जाएँ तो फिर आप झिल्ली की सफाई। अच्छा, तो जो आप आर्टिफिशियल लेंस लगा रही हैं पेशेंट का, तो वो प्रॉपर हमारे रियल लेंस की तरह काम करते हैं? मुख्तलिफ टाइप्स के लेंस अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस लगवाते हैं। अच्छा। जो ज़्यादातर लेंसेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे जो मोस्टली लोग लेंसेज लगवाते हैं क्योंकि ज़ाहिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते बहुत ज़्यादा लेंसेज। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, टाइप ऑफ लेंस के हिसाब से प्राइजेज़ मुख्तलिफ हैं। तो जो यूजुअली जो जनरल हम देखते हैं वो उसमें मरीज़ की नज़दीक की निगाह कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। तो उसके बाद उसे नज़दीक का चश्मा पहनना पड़ता है। लेकिन अब मॉडर्न चुके होते जा रहे हैं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो अब ऐसे लेंसेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आप दूर और नज़दीक दोनों का काम हो रहा होता है और आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली
जो अगर हम एक बात करें जनरल, तो उसमें ऑपरेशन के बाद दूर के चश्मे की ज़रूरत सिर्फ कुछ लोगों को पड़ती है। ज़्यादातर लोगों को चश्मे नहीं लगते, लेकिन नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत तकरीबन तमाम लोगों को पड़ती है। सही। अच्छा, लेंस पे ये जब कैटरेक्ट हो जाता है और सर्जरी होती है, क्या ये पेनफुल होता है? मिनिमली पेनफुल होता है। अच्छा। एक दिन के लिए इरिटेशन होती है पेशेंट को। बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेन करें कि बहुत पेन हुआ, हम रात में सो नहीं सके, और वो एक दिन का होता है। यूजुअली पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत मिनिमल, एक तो मिनिमली इन्वेजिव है, आपका कोई खून भी नहीं बहता। आपको जिस तरह हम अपने जिस्म के बाकी हिस्सों की सर्जरीज की बात करते हैं कि कभी ब्लड अरेंज कराना पड़ रहा है, खून बह रहा है, ये वाली तो प्रोसीजर क्या होता है इसका? प्रोसीजर लेजर से करते हैं? हाँ जी, लेज़र से। अच्छा। इसका प्रोसीजर यही है, लेज़र से करते हैं। एक ज़माना था आज से 30-35 साल पहले का, जब आर्टिफिशियल लेंसेज अवेलेबल नहीं थे। उस वक्त जो मोतिया का ऑपरेशन होता था उसमें आँख का लेंस निकाल दिया करते थे। अच्छा। उस आँख के लेंस निकालने से होता ये था कि रोशनी तो आँख के अंदर जा रही है, मरीज़ देखना शुरू कर देता है, बहुत अच्छा देख रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा नंबर के चश्मे दिए जाते थे, 10-10 नंबर के चश्मे उसको दिए जाते थे। वो जो आई को कवर भी रखना पड़ता था बचाने के लिए, कुछ ऐसा होता हाँ, था ना? ऐसा होता था। मरीज बहुत दिन तक जो है ना उसको सीधा लेटाते थे, एक हफ्ते तक मरीज बेचारा सीधा लेटा रहता था, करवट नहीं ले सकता, झुक नहीं सकता, ये बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, बहुत अच्छे लेंसेज अवेलेबल हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई। बिल्कुल तो आसानियाँ अब हो बहुत आसान हो गया। पिछले 20-25 साल से मोतिया का ऑपरेशन कराना बहुत आसान हो गया है। और चूंकि जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, हर आदमी को एक स्टेज पे कराना पड़ता है, तो बहुत आसानी है। अच्छा, चलें, जब आपने ये बात की कि हर बंदे को हो नहीं होने, क्या हम इससे बच सकते हैं? हम क्या करें जो हम बच सकते हैं इससे, ये बताइए। ऐसा कि कोई आंखों में कैटरेक्ट ना हो? नहीं, कैटरेक्ट के लिए मेरा ख्याल है कोई ऐसी हिफाजती तदाबीर मेरी नहीं अम्मी है। को नहीं था सीरियसली। नहीं, आपके अम्मी अब्बा को होगा। मैंने अगेन वही वाली बात की कि उनकी अच्छा। नज़र इतनी अच्छी रही होगी, हाँ। उनकी नज़र इतनी अच्छी रही होगी कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत अच्छा, नहीं वैसे रहेगी। अगर आप नज़र वीक की बात कर रही हैं तो पेशेंट सिर्फ नज़र वीक की ही कंप्लेन करता है, ये कहता है कि मुझे दिखने में कोई प्रॉब्लम है, कि मुझे लगता है कोई आंख के सामने हाँ, धब्बा है? इसके अलावा ये भी बहुत सारे, मतलब ये थोड़ा वेरिएबल भी होते हैं सिम्टम्स। मरीज कहते हैं हेलोज नजर आ रहे हैं, दायरे से नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को चूंकि बिल्कुल सेंटर में होते हैं, कहते हैं काला धब्बा नजर आ रहे हैं, आंख के आगे काला धब्बा है, तो ये भी होता है। लेकिन मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है कि नजर धुंधला रही है। सही। और मेरा बैक ऑफ माइंड में चल रहा है होना ही होना है, तुम परेशान नहीं हो। बिल्कुल सबको हो रहा है। मैं तो अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ, आप परेशान नहीं हो, आपको भी है, हमें भी होगा। ओके जी, नाज़रीन हम बात करके आज हम आंखों की बीमारी में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने हमें मोतिया के बारे में बताया, बड़ी डिटेल से बता रही हैं, और इस बारे में भी हम कंटिन्यू से जान रहे हैं। अब हमने ये तक जान लिया कि ये मोतिया से हम जो है बचना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये एजिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आपकी एहतियात शायद ओल्ड एज में हो जाके हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, जो भी के तरीक़ेकार है। ऐसा ही है ना कि अगर हम एहतियात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या एज फैक्टर तो आप कह रही हैं, क्या किसी वाइटामिन की डेफिशिएंसी से ये होता है, या हमें वाइटामिन ऐसे लेने चाहिए जो इससे हम एहतियात कर सके? वाइटामिन्स का रोल ऐसा कैटरेक्ट में नहीं है। वाइटामिन्स का रोल आँख का जो हमारा पर्दा है, रेटिना जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ खास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें बेसिकली रोल होता है कि आप वाइटामिन्स अच्छे लेंगे। अगर वाइटामिन्स लेंगे तो वो आपके आंखों के पर्दे उनकी वजह से ज़रा कुछ हद तक महफूज रहेंगे। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अगर आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं तो उससे आपका जो लेंस जो ये कैटरेक्ट का प्रोसेस है, ये थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहेगी, आपके लेंस के अंदर शुगर की मकदार बढ़ती रहेगी, तो आप रिस्क पे ज़्यादा होंगे कि आपको जल्दी मोतिया हो जाए। अच्छा। लेंस की प्रॉब्लम्स इसी तरह से होते हैं। अच्छा, तो हम जब ये सर्जरी कराते हैं तो ये सर्जरी कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है? हार्डली 2 से 3 मिनट। सर्जरी का जो अपना ड्यूरेशन है वो हार्डली 2 से 3 मिनट का होता है। पेशेंट आराम से करवा लेते हैं? बहुत आराम से। फंसी पेशेंट तो हर जगह मिल जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। नहीं, सिर्फ बात फंसी होने की नहीं है। कुछ ये है कि कुछ लोग बहुत टेंशन लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं पहले बताना चाहूँगी। ऑपरेशन से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ये है कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है या आपको शुगर का मर्ज है, तो आपकी ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। फिटनेस टेस्ट भी तो होते होंगे ना? बिल्कुल होते हैं। हर ऑपरेशन से पहले, मोतिया के हर ऑपरेशन से पहले हर मरीज का ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये तमाम टेस्ट हम करवाते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी और सी के करवाने का एक रीज़न ये होता है कि जो मरीज़ हम रखते हैं अपनी लिस्ट पे, उनको आखिर में रखते हैं ताकि दूसरे इन्फेक्टेड ना हो जाए। अच्छा। जब भी कोई लिस्ट होती है सर्जरीज की, उसमें सबसे पहले वो मरीज़ आते हैं जो कि
जिनको इस तरह का कोई इन्फेक्टिव मर्ज ना हो। और हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ बिल्कुल आखिर में रखे जाते हैं, या उनके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ताकि वो इंस्ट्रूमेंट्स दूसरे मरीज़ों पे इस्तेमाल ना किए जाए। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल दूसरे मरीज़ों पे इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करना है। दूसरी बात ये, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी तो ऑपरेशन के दौरान भी मरीज़ को मसला हो सकता है, ऑपरेशन के बाद भी मसला हो सकता है। इसीलिए हम हर मरीज़ को ये काउंसिल करते हैं कि ऑपरेशन से कम एक हफ़्ता पहले और हफ़्ता 15 दिन बाद तक आपका शुगर और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहे। आपने अपनी जो भी दवाएं हम दे रहे हैं आपको, उसके अलावा अपने शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो ऑपरेशन के दिन भी आप उसी तरह लेते हुए आएंगे जिस तरह से आप पहले लेते रहे। अच्छा, खाने पीने के हवाले से क्या एहतियात करती हैं? खाने पीने की कोई एहतियात नहीं है, आप अपनी रेगुलर डाइट लेंगे। मोतिया के ऑपरेशन के बाद भी? ऑपरेशन के बाद भी हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मोतिया का ऑपरेशन हो, मरीज को खिचड़ी दलिए में ले आओ। वो ज्यादा ना चबाए ना, आंख में स्टिचेस लगे हुए हैं। हाँ, आंख में स्टिच नहीं आते, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मोस्टली जो आजकल मोतिया का ऑपरेशन हो रहा है, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसके अंदर आंख में टांका नहीं आता। अच्छा, अनटिल अनलेस कि आपने अपने मर्ज को इतना बिगाड़ लिया है, आपका मोतिया इतना पक गया है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन इंसिशन लगाना पड़ जाए। अगर तो टांका लगता है तो फिर उस सूरत में थोड़ी एहतियात ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ एहतियात बहुत ज़्यादा नहीं होती। खाने पीने का परहेज़ सिर्फ इतना होता है कि हम मरीज़ को कहते हैं सख्त चीज़ ना चबाएं। सख्त चीज़ से मुराद आपका रोटी और चावल नहीं है, सख्त चीज़ से मुराद है कि आपने अखरोट नहीं तोड़ना। अल्लाह, वो तो वैसे आपने छालियाँ नहीं चबानी। मुझसे तो वैसे भी नहीं टूटता। नहीं, आपने छालियाँ नहीं चबानी। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है ना, जो लोग परेशान होते हैं पान खाने वाले लोग, वो चाहते हैं कि हम छालियाँ खाएं। अच्छा, छालियाँ की एहतियात करनी होती है कि छालियाँ नहीं खानी, हड्डी नहीं चबानी। इस तरह की एक्टिविटी भी तो वही होती है। ठीक है, ओके जी। अदरवाइज आप अपना रोटी, सालन, चावल, दूध, दही सब खा सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि दूध दही से जख्म पक जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपना रेगुलर डाइट लीजिए। जो शुगर का परहेज है वो वैसे ही जारी रहेगा, जो हाई ब्लड प्रेशर का परहेज है वो वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन मोतिया के लिए खास परहेज की जरूरत है। ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने बताया कि हमें कैटरेक्ट के मर्ज से किस तरह बचना है, हम उस वक्त बच सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे हमें कोई शुगर या ब्लड प्रेशर किसी को मर्ज है तो उसको एहतियात कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाता है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत कम टाइम की सर्जरी और बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन भी नहीं, यानी एहतियात भी नहीं है, तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए। और अल्लाह ना करे किसी को ये हो जाता है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक करवा लीजिए, ताकि आपकी बाकी की आंखें जो है वो सेहतमंद सलामत रहें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। और अभी हमने आपको आशूब चशम के बारे में डिटेल से अवेयरनेस दी है, और उसके साथ साथ आंखों में जो मोतिया हो जाता है उस हवाले से। और आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो भी आंखों के हवाले से, और जो कि बेइंतहा ज़रूरी है उस पर बात करना, क्योंकि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे बच्चों में और बड़ों में कि उसकी वजह से आंखों पे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले डॉक्टर साहबा से ही जानूँगी, डॉक्टर साहबा कि हम मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ पे बात कर रहे हैं कि बैड इफ़ेक्ट्स हमारे बच्चों की आंखों पे क्या पड़ रहे हैं, ये बताइए। हमारे बच्चों की आंखें तबाह हो रही हैं। अच्छा, लिटरली हमारे बच्चों की आंखें तबाह हो रही हैं मोबाइल के इस्तेमाल से। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आपका जो मोबाइल है उसमें जो रेडिएशंस हैं वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उसके अलावा बच्चों की आंख ग्रो कर रही होती है। अच्छा, बच्चों की आंख ग्रो कर रही है, जिस तरह बच्चों का जिस्म ग्रो कर रहा है, बच्चों का दिमाग ग्रो कर रहा है, बच्चों की आंख भी ग्रो कर रही है। अब बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में, और बच्चों की नज़रें बिल्कुल यूँ हैं। तो इस वजह से आपके जो आंखों के मसल्स हैं वो आपकी आंखों को सिर्फ अंदर की तरफ रखते हैं, और इस वजह से हमारे यहाँ के बच्चों में जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो सिर्फ नज़र की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि नज़र का आंखों का भेंगापन भी है, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं। हमारे पास जो केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें स्क्विंट और मायोपिया, जैसे हम अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि पहले जो बच्चे हिफ्स किया करते थे उनके चश्मे बहुत जल्दी लगा करते थे। अच्छा, अब हम बच्चे जो हिफ्स नहीं भी करते, आपने देखा होगा, वो उनको चश्मे बहुत छोटी उम्र में रख रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हर वक्त नज़दीक का काम कर करके मोबाइल हर वक्त बच्चों के हाथ में, पैदा होते ही मतलब बच्चा 6 महीने का होता है उसके हाथ में मोबाइल होता है, वो बच्चा उसमें बिजी हो जाता है ना। अम्माओं का आजकल काम नहीं, बच्चों को खाना खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दिया। इस हवाले से बताएं ज़रा, अम्माओं को भी अवेयरनेस दें कि ये कितना नुकसानदेह बच्चों के लिए, एहतियात करने की जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए नुकसानदेह, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल मैं कहती हूँ लीथल है, खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपका बच्चा, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है वो अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता, उसकी आँख ग्रो कर रही है, उसकी नज़र इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप हुई है, उसकी नज़र तो 3 साल की उम्र तक डेवलप होती रहेगी, तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या कंप्लेन करनी है क्या नहीं करनी है, उसको तो नज़र ही उतना आ रहा है ना। अगर मुझे कोई नज़र का प्रॉब्लम होगा मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं पहले इतना देखती थी और अब मैं कम देख रही हूँ, लेकिन एक छोटा बच्चा जिसकी आँख ग्रो कर रही है, जो देख ही कम रहा है ऑलरेडी, जिसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होना है, उसको तो पता ही नहीं है मुझे कितना नज़र आना चाहिए, वो कंप्लेन भी नहीं करेगा।
उसमें क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, जब पिछले वक्तों की बात करें, आज से 10 साल 20-15 साल पहले, कि जब घर में मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ किया करते थे, टीवी होता था तो फासले से देखते थे, और ये भी होता था कि वालिदैन कहते थे करीब से मत देखो, आइज़ वीक हो जाएंगी, तो वो भी एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता था। लेकिन चूंकि अब मोबाइल इतना ज़्यादा करीब होता है, क्या कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह इसके फ़ायदेमंद है लगाने का? बहुत लिमिटेड। हाँ, लेकिन ये कि अगर हम प्रोटेक्टर्स वगैरह की बात करें तो आप उसकी लाइट को कम कर दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए वो भी बहुत है। जो लाइट हम कम कर रहे हैं बच्चों के लिए वो भी। और जो आप लाइट कम करने की बात करिए, जैसे रात में अंधेरा कमरा होता है, सोते वक्त जो लाइट ऑफ कर दी और मोबाइल में देख रहे हैं, वो उसको तो हम बताइए। कहते हैं ज़हर कातिल है। अच्छा, उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। जब हम अंधेरे में देख रहे होते हैं मोबाइल, तो हमारा जो प्यूपिल है, जैसे मैंने बताया, जो आँख के अंदर मौजूद सुराख है जो कि रोशनी को अंदर ले जाता है, वो मिड डायलेटेड हो जाता है। जब वो मिड डायलेट होता है तो उसकी वजह से रोशनी डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंचती है जो हमारे आँख के पर्दे का मेजर हिस्सा है, जिसका मैक्यूला कहते हैं। अब आपके मोबाइल की रेडिएशंस डायरेक्टली उस मैक्यूला पे जा रही है, तो आपका नुकसान बढ़ गया है। लेकिन अगर आप एक वेल लिट रूम में रहते हैं, एक प्रॉपर रोशन कमरा है, उसके अंदर है और उस पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिलेटिवली नुकसान कम होगा डेफिनेटली। ठीक है जनाब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव यूज़ की वजह से, मोबाइल की वजह से जो बच्चों के और बड़ों के आंखों पे जो नुकसान हो रहे हैं, हकीकत क्या है कि हम सोशल मीडिया कितना भी यूज़ कर लें, चाहे वो व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी यूज़ कर लें, आपको मालूमात ज़रूर मिलती है, लेकिन आपको तरबियत अपने बड़े घर के बड़ों से मिलती है। लिहाजा घर के बड़ों को खुद भी चाहिए कि अपने बच्चों को एहतियात करवाएं, क्योंकि ये उनको नहीं मालूम कि वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कितनी नुकसानदेह। और डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैक्सिमम बच्चों को या बड़ों को कितनी देर तक मोबाइल यूज़ करने चाहिए? देखिए, अगर किसी से बातचीत हो रही है तो चंद मिनट की होती है, या मोबाइल पे बात कर ली। जो ये सोशल मीडिया देखने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, घंटों तक जो है मोबाइल पे जो ना वीडियोस देखी जा रही होती है, यूट्यूब देखे जा रहा है, ये बताइए कितनी देर तक देखना चाहिए बस मोबाइल? बच्चों को तो मैं कहती हूँ आधे घंटे से ज़्यादा ना देखने दें, क्योंकि जब मैं आधा घंटा कहूँगी वो तो आधे घंटे में तो खोलना शुरू कर देंगे, अभी तो देखा ही नहीं है। कहूँगी तो लोग 1 घंटा दिखाएंगे। अच्छा, और बड़ों को भी 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं देखना चाहिए पूरा दिन 24 घंटों में। पूरा दिन 24 घंटों में या कंटिन्यूस ना देखिए, 2 घंटे मुसलसल ना देखिए। 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए हम बताते हैं कि आपने क्या क्या एहतियात करनी है, क्या नहीं करना, क्योंकि मोबाइल, जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो सिर्फ आपकी आंखें इस्तेमाल नहीं हो रही होती, उस वक्त आपका पॉस्चर बिल्कुल चेंज होता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप अगर बैठ के इस्तेमाल करें, आपकी गर्दन मुसलसल झुकी हुई होती है। ये सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, हम लैपटॉप की भी बात करें तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, गर्दन आपकी झुकी होती है, आपने गोद में रखा है ना, आपने अपनी गर्दन झुकाई हुई है, तो आपके जो नेक के मसल्स हैं वो भी वीक होते हैं, आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स देखने में ज़्यादा मिल रही हैं। ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आंखों पे नुकसान नहीं है, आपका पॉस्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम कहते हैं कभी भी लेट के मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिए। और ज़्यादातर लोगों को लेट के यूज़ करने के बाद रात में के सुकून से देखना है, बिल्कुल ऐसे ही। उस हवाले से एहतियात बताएं, क्या करना है, ये यूज़ करना है या नहीं? नहीं, आपकी स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। आपको किसी भी इंसान को रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन जब आप आधी रात तक मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकल क्लॉक फिट की हुई है, और वो फजर के वक्त स्टार्ट होती है और इशा के वक्त ख़त्म होती है। अब हम लोग इशा के बाद से फजर के वक्त तक जागते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो हमने अपनी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दिया है। उसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। उसमें सिर्फ आपकी आंखें कमज़ोर नहीं हो रही, उसमें आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी मिल रही हैं। और बाहर के मेडिटेशन नहीं होती जा रही बहुत ज़्यादा इस हवाले से? बच्चे बहुत एजिटेटेड हो गए, बहुत एजिटेटेड हो गए हैं। जाहिर है उनके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुए हैं। अब बच्चा, अगर आप उसको रात को मोबाइल दे रहे हैं, वैसे यूजुअली रात में बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता, रात को अम्माओं के हाथ में मोबाइल होता है बच्चों को सुलाने के बाद, लेकिन बच्चों के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुए हैं। इसके अलावा मोबाइल से आने से ये हुआ है कि बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गए, हमारे बच्चों की खत्म हो गए, हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। हम हर मरीज़ को, जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं स्पेशली, हम उनको कहते हैं इनको कम से कम 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाएं, फिजिकल एक्टिविटी हो बच्चों की हड्डियाँ ग्रो करें, बच्चों के मसल्स ग्रो करें। जब आप उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं तो उनका एक्सपोजर सूरज की रोशनी को कम हो जाता है, उनका पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, आंखों पे रेडिएशंस मोबाइल की हैं वो अलग नुकसान कर रही होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़, आंखों में ड्राइनेस बहुत हो जाती है। अच्छा, वो क्यों? आंखों में ड्राइनेस इसलिए होती है कि जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कितनी देर आपकी आंखें मुसलसल खुली हुई हैं, और जितना आपका एक्सपोजर हवा को होगा उतनी आंखें ड्राई होंगी। तो अब हमें बहुत सारे लोगों को लुब्रिकेंट एज रूटीन देना पड़ रहा है, जो पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम सर्टन एज के बाद पेशेंट्स को लुब्रिकेंट देते थे, या वो मरीज़ जिनको ड्राई आई सिंड्रोम हम कहते हैं, जिसमें आँख खुश्क हो जाती है, उसमें देते थे। लेकिन अब वो लोग जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वेदर इट इज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप और मोबाइल्स, हमें उनको लुब्रिकेंट देना पड़ता है ताकि उनकी आँखें
मॉइस्ट रहें, क्योंकि जब हमारी आई की सरफेस ड्राई होती है, हमारी आँख का जो अंदर का हिस्सा है वो खुश्क होने लगता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें लुब्रिकेंट्स लोगों को देने पड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इस प्रोग्राम का टाइम अख्ताम है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, ज़रूर। कुछ चीज़ें, एक तो ये कि अपना पोस्चर सही रखिए, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए, खासतौर पे बच्चों को कम से कम 2 घंटे बाहर लेके जाइए। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं आँखों की, वो आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप वो देखिए, वो करिए। मोबाइल का इस्तेमाल रात को सोने से पहले बिल्कुल ना करिए। अच्छा। और जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और वो लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नादिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल से हमें मालूमात दी। नाज़रीन, आज हमने आंखों की बीमारियों पर बात की और डॉक्टर साहबा की सारी बातों से ये नतीजा किया कि जो कुछ भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसको सिर्फ ज़रूरत के लिए यूज़ कीजिए, कम से कम टाइम पे यूज़ कीजिए, और अपने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए उनको ज़रूर बाहर लेके जाइए। उनकी खाने पीने का जिस तरह हम ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आंखें बहुत कीमती नेमत हैं, इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। और जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, और चूँकि हम जब कवानीन कुदरत से इनराफ करते हैं कि रात को जागते हैं, सुबह में सोते हैं, भले आप रात भर जो है वो जागते रहें तो दिन भर सोते रहें, लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है, रात को न्यू सेल्स बनते हैं, वो दिन में सोने से नहीं बनते। लिहाजा कुदरती अमल पे अमल कीजिए, रात को सोएं, सुबह दिन भर जागें, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। अच्छा, सॉरी, एक पॉइंट में ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल। बच्चों की डाइट के हवाले से जंक फूड बच्चों को नहीं दीजिए, बच्चों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए। अच्छा। डाइट आपके आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा बच्चों को विटामिन मिलेंगे सब्जियों और फलों से, वो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखिए। ठीक है। और इस बात से वही जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, फल सब्जियां फ्रूट्स वगैरह, ये बच्चों को उनकी सेहत और उम्र के मुताबिक खिलाइए, ताकि उनकी सेहत और उनकी ग्रोइंग जो एज है वो अच्छे से चलती रहे। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।